नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला पर। और आज क्लियर कट इन्फो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं 15 अगस्त 2024 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए जो स्पीच थी उसके कुछ ज़रूरी अंश। क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री, विशेष तौर पे अगर भारत के प्रधानमंत्री जब किसी बात को बोल रहे होते हैं तो वह एक आधिकारिक बात कही जाती है, वह सरकार की बात कही जाती है और यह निश्चित तौर पर परीक्षा के लिए ज़रूरी हो जाती है। वहाँ पर भी जहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं और वहाँ पर भी जहाँ पर इन्हीं के बीच का फैक्ट उठा करके आपसे परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो आइए बात करते हैं उन सभी मुद्दों के बारे में जो इस पूरी स्पीच से निकाले गए हैं संक्षिप्त रूप में, और वो आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, नॉलेज के लिए भी और साथ में आपकी परीक्षा के लिए भी। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लीड किया जाता है और इस दिन एक बहुत सिंपल सा अंतर होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त में, कि 15 अगस्त को हम लोग ध्वजारोहण करते हैं, मतलब कि झंडे को नीचे से ऊपर की ओर ले जा करके तब फहराते हैं, और जबकि 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, हम उसे पहले से ही ऊपर बांधते हैं और उसके बाद केवल होस्टिंग होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल सा अंतर था जो आपको पहले से पता रहा होगा या नहीं पता रहा होगा तो आपने जाना। तो मोदी जी ने जो अभी कल ही भाषण दिया है, उस भाषण में मोदी जी ने बहुत सारी ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करी हुई है। एक एक मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे कि इस लाइन का क्या महत्व है और क्यों इस बात पर फोकस किया गया है और हमारे देश में इसकी क्या आवश्यकता है। ये आप देख रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मोदी जी लाल किले से, और बहुत बड़ी भीड़ जो है वो एकत्र है। 6000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से भी लखपति दीदी भी हैं, ओलंपिक के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। ये अभी तक की सबसे बड़ी भीड़ है जिसको आमंत्रित किया गया है। अगर हम बात करें पूरी स्पीच के बारे में, तो जो पहला मुद्दा रहा जिसको प्रधानमंत्री जी ने महत्व देते हुए अपने भाषण में शामिल किया, वो रहा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में संबोधन। तो हमारे प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये जो लोग हैं वो आज़ादी के दीवाने हैं। मतलब उन्होंने इनके लिए एक शब्द, एक लाइन का प्रयोग किया है कि आज़ादी के दीवाने। प्रधानमंत्री जी ने यह कहते हुए कहा कि आज का दिन जो है उन्हीं आज़ादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने का है, मतलब उन शहीदों को नमन करने का है, उन शहीदों को याद करने का है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। और ये सच भी है कि आप अगर अपने घरों पर निश्चिंत होकर के रात को सो जाते हैं तो आपके अंदर भी यही आत्मविश्वास है कि बॉर्डर पर खड़े हुए वो सैनिक जो हैं आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत की आज़ादी प्राप्त करने में या भारत को स्वतंत्र बनाए रखने में, भारत की संप्रभुता बनाए रखने में, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन सभी लोगों को मोदी जी ने आज़ादी के दीवाने कह करके संबोधित किया है और आज उन्हीं को बनाने का दिन है, यह कहते हुए मोदी जी ने अपने संबोधन की शुरुआत की थी। ठीक है। दूसरा जो मुद्दा उन्होंने अपने भाषण में शामिल किया वो रहा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को संबोधित किया। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में केरल में वायनाड में जो है भूस्खलन से और बहुत बाढ़ की वजह से जो है वहाँ की स्थिति बड़ी असामान्य हो गई। लगभग 230 व्यक्ति ऐसे रहे जिनकी मृत्यु हो गई, और यह स्थिति केवल केरला में नहीं, केरला में तो भयावह स्थिति बनी। ऐसा बहुत सारा राज्य है भारत में जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा। तो मोदी जी ने वहाँ पे जितने भी व्यक्तियों की जान गई और जो क्या कहते हैं बाढ़ की वजह से अन्य राज्यों में समस्या आई, इसको लेकर के अपने भाषण में चिंता जताई। चिंता जताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक बढ़ते वर्ष में हमारे लिए ये प्राकृतिक चुनौतियां कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं और ये अधिक चिंता का विषय है। ठीक है। मोदी जी ने इस पर यह भी कहा कि ये हमारे लिए अधिक चिंता का विषय है कि एक ही राज्य नहीं बल्कि कई राज्य, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सहित बहुत सारे राज्यों में भारी बाढ़ की वजह से, भारी बारिश की वजह से, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। इतना ही नहीं, संपत्तियों को भी नुकसान हुआ है। वैसे अगर इस मुद्दे पर चर्चा की जाए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि जो हमारा डेवलपमेंट है, अनियंत्रित विकास है, उसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया, चाहे तो आप देख लें। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि हम लोग विकास की दौड़ में इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं समावेशी विकास का जो कॉन्सेप्ट था उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। और जहाँ पर हम कहीं ना कहीं
प्राकृतिक चीज़ों से इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि अनियंत्रित विकास की दौड़ में ये हमारे लिए विनाश साबित होता चला जा रहा है। तो इसकी तो पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में दे रखी है। आज इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया है। आपने कई बार सुना होगा, अभी हाल ही में बिहार का एक पुल और भी गिर गया। तो ऐसे अगर संरचनाएं बनाई जा रही हैं तो इन संरचनाओं से हमको कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी। तो इस पर चिंता जाहिर करी है मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने तीसरे जो प्रमुख मुद्दे को अपनी भाषण में शामिल किया, स्पीच में 15 अगस्त के शामिल किया, वो आत्मनिर्भरता को कहा। कई बार आप देख रहे होंगे, बहुत दिनों से सरकार लगातार मेक इन इंडिया आदि ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव को प्रमोट कर रही है, और केवल इसलिए ताकि भारत जितना कम दूसरे देश पर निर्भर होगा उतना ज़्यादा स्वतंत्र स्वावलंबी होगा, उतना ज़्यादा विकास की गति को पकड़ पाएगा। निश्चित तौर पर अगर हमारी डिपेंडेंसी किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, वो चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो, खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी अगर आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे देश पर है तो वो आपके आगे चल करके भविष्य में आपको सुरक्षा का खतरा का एहसास करवाएगी ज़रूर। तो इसीलिए इस पर बात करते हुए मोदी जी ने कहा है, संबोधन में कहा कि भारत की जो अपनी ऊर्जा आवश्यकता है ना, उस पर आत्मनिर्भर बनने की बड़ी आवश्यकता है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि सोलर एनर्जी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करे हैं कि आप जो है हर घर सोलर अभियान लगवा सकते हैं। बल्कि भारत सोलर को लेकर के लीड कर रहा है। गुरुग्राम में जो है इसके मुख्यालय भी स्थापित किए गए हैं। बहुत सारे जो है वो संगठन देश हैं जो इस संगठन के हिस्सा भी बन रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में मोदी जी ने इसको हाईलाइट करते हुए अपने भाषण में शामिल किया है। और ये भी कहा है कि बहुत सारी जो समस्याएं जलवायु परिवर्तन की वजह से आ रही हैं, इनसे निपटना चाहिए हमें, और सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमने जो G20 देश हैं, जो 20 देशों का समूह है, उसमें जितनी हमारी प्रतिबद्धता थी उसमें हमने काम किया है, बाकी देशों से बेहतर काम किया है। और जो पूरा विश्व मिलकर के लगभग 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री तक तापमान को नियंत्रित करने पर काम कर रहा है, भारत उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इतना ही नहीं, इस भाषण में मोदी जी ने एक लक्ष्य को भी दिया कि 2030 तक जो है हम लगभग 500 गीगावाट एनर्जी ऐसी बनाएंगे जो जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होंगी। मतलब पेट्रोल, डीजल आदि जो परंपरागत ईंधन हैं, इससे हट करके हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे, विंड एनर्जी को यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन एनर्जी को हार्नेस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे वो सारे तरीके अपनाएंगे जो कि जीवाश्म ईंधनों से अतिरिक्त होंगे, क्योंकि जीवाश्म ईंधन आपके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड या मान लीजिए प्रदूषण का स्रोत है। तो हम कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और 2030 तक लगभग 500 गीगावाट एनर्जी ऐसे बनाने का लक्ष्य जो है वो अपने भाषण में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने कहा। चौथी जो ज़रूरी बात इस भाषण की रही, इस पूरे संबोधन की रही, 15 अगस्त 2024 को जो लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने दिया, इस भाषण में उन्होंने जो चौथी बात बताई कि अंतरिक्ष क्षेत्र में हमें सुधार की आवश्यकता है। मतलब इस मुद्दे को भी महत्व देते हुए मोदी जी ने अपने भाषण में शामिल किया, और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हमारा जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है या उसमें हमारे जो प्रयास हैं वो बहुत कंटिन्यूअस हैं, और जिससे कि एक क्षेत्र जो कि पहले उदासीन था अब वह जीवंत हो चुका है। मतलब लगातार इसमें लोग जो है अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। सरकार भी लगातार जो है बहुत सारे क्या कहते हैं अंतरिक्ष में प्रयोग कर रही है। अभी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च की गई जिसे आप EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं वेदर फोरकास्टिंग को लेकर के अपने प्रेडिक्शंस देगी, और ये भारत ने लॉन्च किया है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि भारत लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बहुत सारे प्रयास सरकार ने लगातार जो है वो किए हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, और धीरे धीरे भारत इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करेगा, और उसके लिए ये काम किया जा रहा है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि इससे जीवंत होने के बाद जब ये क्षेत्र थोड़ा एक्टिव हो गया तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इस क्षेत्र के लिए आगे आए हैं, ठीक है, और ये सभी मिलकर के भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने अगर देखा जाए कि अतीत में जो इस पर बहुत काम नहीं किया जा रहा था, उस पर काम करके उसे अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलवाई है। मतलब इस क्षेत्र पर हमने ज़्यादा प्रयास किए हैं, ऐसा उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को
प्रेज करते हुए इस भाषण में कहा हुआ है कि उन्होंने अंतरिक्ष को लेकर के बहुत सजगता जताई और यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए प्रयास करे हैं। और इतना ही नहीं, जो स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं उनकी भी मदद सरकार ने ली हुई है। पांचवी जो ज़रूरी बात इस भाषण की है वो है, मोदी जी ने बुनियादी ढांचे को लेकर के अपनी चिंता जताई है और ये भी कहा है कि इसके लिए बड़े कदम उठाने आवश्यक हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था कि आपदा तो ठीक ही है, कहीं ना कहीं इतिहास से लेंगे आप तब भी जानेंगे जो चीज़ें बनी हैं एक समय पे ख़त्म होती हैं, परंतु मनुष्य का जो ये अनियंत्रित विकास हो गया है, इससे ये जो प्रक्रिया है समाप्त होने की बहुत क्या कहते हैं, एक्सीलरेट हो गई है। और इतना ज़्यादा एक्सीलरेशन हो गया है कि जो विनाश पिछले क्या कहते हैं 100 वर्षों में हुआ करता था, वो मानव के हस्तक्षेप की वजह से बढ़ करके लगभग वो बढ़ करके 10 ही वर्ष में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और चीज़ कि बहुत सारे ढांचे हम तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन बड़े ढांचे केवल तैयार कर लेना ही सरकार की महानता नहीं है, बल्कि एक अस्थायी ढांचे को तैयार किया जाए और उसमें जितना भ्रष्टाचार को रोका जा सके वो ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे ब्रिज बनेंगे और बिहार सरकार की तरह बहुत सारे ब्रिज वहाँ पे बिहार में टूट जाएंगे। ऐसे अगर भ्रष्टाचार से संरचना आप बना रहे हैं तो एक तो जनता का आप धन, जो कि जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार पर भी विश्वास जनता का कहीं ना कहीं वो उठ रहा है और ये ट्रस्ट डेफिसिट को जन्म देगा, जिससे कि सरकार और लोगों के बीच में एक गैप आएगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं इन नीतियों में सुधार की आवश्यकता है। मोदी जी ने इस पूरे सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जैसा मैंने बताया कि लगभग 6000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जो कि ओलंपिक दल के कार्यकर्ता भी हैं, ओलंपिक दल के सदस्य हैं, बीआरओ के कार्यकर्ता हैं, लखपति दीदियाँ हैं। लखपति दीदियाँ मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर जो वुमेन है ना, महिला उद्यमी को विकसित करने के लिए, उनके लिए नए नए प्रावधान करने के लिए उन्हें बुलाया गया कि ऐसे लोग जो बिजनेस करके लाख रुपए अपने लिए सेव कर पाए हों या जिनकी रेवेन्यू 1 लाख से ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को बुलाया गया। हालांकि सरकार लगातार ही इस बात पर प्रयास कर रही है कि हम विमेन एम्पावरमेंट करेंगे। उन्होंने डिफेंस में भी महिलाओं को लगभग 100% इजाज़त दे दी। हर क्षेत्र में महिलाएं लगातार विकास के कदम से कदम मिला रही हैं और कहीं ना कहीं अपने सपने जो है वो पूरी कर रही हैं। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग पूरी तरह से कर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह बनता है कि जिस तरह से महिलाएं अपने देश में अग्रणी बन रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं, तो वहीं पर हमें इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हाल ही में बंगाल के हादसे से आपको सीख लेनी चाहिए। सरकार निश्चित तौर पर नीतियां बनाएगी, लेकिन सरकार नीतियां बना करके व्यक्ति को राक्षस प्रवृत्ति से सामान्य मनुष्य तो नहीं बना सकती। सरकार के साथ साथ व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उन सभी व्यक्तियों को इसका विरोध करना चाहिए, इसके बारे में खड़े होना चाहिए। आप अगर अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर आप अपनी जीत के बारे में भी मत सोचें। ऐसी सुरक्षा जिससे कि एक अच्छा माहौल बनाया जा सके और अच्छे से वर्क प्लेस को बहुत सेफ बनाया जा सके, इस पे काम करना सरकार को चाहिए। और सरकार के साथ साथ व्यक्ति को भी व्यक्ति बनना पड़ेगा, मानव बनना पड़ेगा। राक्षस की प्रवृत्ति अगर आप लेकर के घूम रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने आसपास का माहौल इस तरह से बना देंगे कि वहाँ पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर विश्वास खत्म हो जाएगा और यह एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जिसकी कल्पना ना तो संविधान बनाने वालों ने करी थी और ना तो आज किसी व्यक्ति को ऐसा देश चाहिए होता है। तो जहाँ तक इस बात को सरकार अपने पक्ष में रख रही है और विमेन एम्पावरमेंट के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो सरकार निश्चित ही तौर पर इन सब बातों पर बात करेगी, इन सब बातों पर प्रयास भी करेगी ताकि ये सफल हो सके। उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में यह भी कहा है कि पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे को बेहतर किया गया है, ठीक है। और उन्होंने यह भी कहा है कि 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा उन्नति भी हुई है। एक तरीके से वो सरकार को, अपनी पॉलिसीज़ को प्रेज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन को आसान बनाने का प्रयास सरकार ने किया है और इसको प्राथमिकता भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ भी लेके आए हैं। इस पूरे भाषण में अगर आप देखें तो उन्होंने सरकार का पक्ष लेते हुए यह कहा है कि ये सरकार बुनियादी ढांचे को बेहतर करने में लगातार प्रयास कर रही है। छठवीं जो बात इन्होंने मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो
देखी और बोली है, अपने भाषण में शामिल किया है कि अगले 5 वर्षों में 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों का निर्माण किया जाएगा, इसे जोड़ा जाएगा। इन्होंने कहा अपनी स्पीच में कि लगभग 75,000 सीटें जो हैं पिछले 5 सालों में बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से यह कहा कि हम अपने युवाओं को मेडिकल फील्ड में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक बात और इन्होंने कही कि हर साल लगभग 25,000 ऐसे युवा हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं, तो ऐसे देशों में जाते हैं जिनके बारे में सुन करके मुझे आश्चर्य होता है। मतलब मोदी जी यह कह रहे हैं कि हमारे देश से मतलब ऐसे देश में वो लोग जाते हैं जहां पर उन्हें जाने की बहुत आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो मोदी जी यह कहना चाहते हैं कि हम अपने देश में मेडिकल की सीटें इतनी पर्याप्त कर देंगे कि हमारे लोगों को बाहर जाकर के पढ़ाई ना करनी पड़े, बल्कि यहीं पर ही जो है पढ़ाई करके उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और यहीं से उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो। हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भारत में ही अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सहयोग दें। तो उन्होंने 5 सालों में लगभग कितनी सीटें, 75,000 सीटें, नई सीटों को बनाए जाने पर बात करी है। अगला जो मुद्दा उन्होंने भाषण में अपने शामिल किया वो बांग्लादेश का मुद्दा है। हमने बांग्लादेश पर एक अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाकर के उसे देख सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश जो कि अभी एक बहुत टर्मोइल की स्थिति से गुजर रहा है वर्तमान में, हालांकि वहां पर यूनुस खान की अध्यक्षता में जो है एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। थोड़े दिन पहले प्रारंभ हुआ, कोटा सिस्टम की वजह से यह विवाद इतना बढ़ गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके इस्तीफा दे करके वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागना पड़ा। और वहाँ पर सबसे ख़राब जो इंसिडेंट, जो घटनाएं सामने आई, वहाँ ये आई कि जो वहाँ पर बहुमत में है, जो वहाँ पर मेजॉरिटी में है, उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर हमले किए, मंदिरों को जलाया गया और बहुत सारे हिंदुओं की हत्याएं की गई और उनका शोषण किया गया। इस तरह की खबरें जब भारत के पक्ष तक आती हैं तो यहाँ पर मोदी जी का ये संकेत है कि जितने भी हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं और जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर यह जिम्मेदारी भी है और भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और निश्चित तौर पर देखा जाए तो भारत को सामने आना चाहिए ऐसी बातों के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो सरकार ने अपनी बात में यह भी शामिल किया कि पड़ोसी के देश के तौर पर बांग्लादेश हमारा पड़ोसी ही है, इसलिए हम सभी चिंतित हैं इस बात से कि वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं वहाँ की स्थिति जितनी जल्दी सामान्य हो जाए उतनी ही बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि वहाँ जितने हिंदू और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है, सरकार बहुत चिंतित है और उसके लिए जितना प्रयास हो सकेगा वो करेंगे भी। और उन्होंने एक तरीके से आपस में शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश इन सब चीज़ों को छोड़ करके प्रगति के पथ पर जाएगा और वह वहाँ पे रह रहे हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। तो यह ज़रूरी बात जो कि प्रधानमंत्री जी की स्पीच में शामिल हुई। अगली जो ज़रूरी बात जो मोदी जी ने लाल किले से कही है अपने भाषण में, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मॉडल पर काम किया। ऐसा मोदी जी ने कहा है कि हमने अपनी सरकार में महिलाओं के डेवलपमेंट पर काम किया है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कठोर सजा होने का प्रावधान किया है। अभी एक बहुत भयावह खबर है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। बंगाल में हुई इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है और पूरे देश में यह प्रश्न है कि आप पढ़ा लिखा करके अगर बेटियों को शिक्षित करके नौकरी दिला देते हैं लेकिन उसके बाद भी अपने ही देश में क्या अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है? क्या सरकार द्वारा इन सभी लोगों के लिए जो ऐसे अपराध करते हैं उनके लिए ऐसा कोई दंड का विधान नहीं होता है जिससे कि इनकी रूह कांप जाए ऐसे किसी भी दूसरे अपराध को करने के लिए? क्या सरकार इस बात को लेकर के इतनी सचेत नहीं हो रही है कि इस तरह के कांड बहुत बार हों? निर्भया केस से पूरे देश में बहुत अजीब सा माहौल था, लोगों ने सोचा कि आज के बाद इस तरह के वाकयात कहीं पर नहीं होंगे, परंतु बंगाल की यह घटना लोगों को एकदम हिला देने वाली है। और इस तरीके से जिस भी समाज में ऐसी घटनाएं होंगी वह समाज या वहाँ पर रह रहे लोग अपने आप को सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते हैं।
मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को इतनी कठोर सजा दीजिए, ज़रूरत पड़े तो इन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा होनी चाहिए और इतनी कठोर सजा हो कि ऐसे अपराध करने की सोचने के लिए लोग 10 बार सोचें कि ये सोचना भी ठीक नहीं है, करना तो गलत बात है। अगर ऐसे अपराध रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं तो समस्या कहीं एक ही जगह है कि ऐसे अपराधियों को वो सजा नहीं मिलती जिसके ये हकदार हैं। इन्हें तो समाज में रहने की कोई इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे करें तो इन्हें सार्वजनिक फांसी दे दी जानी चाहिए। यहाँ बड़ा प्रश्न ये है कि इनको जो बचाने में सामने आते हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल लाल किले से यह बात कह देने से कि हम उनके सजाओं को व्यापक करेंगे या सजाओं को इतना कठोर करेंगे कि जो लोग हैं वो डरें और ऐसे जो है घटनाएं वो ना हों, लेकिन इसके लिए सिंसियरली काम करना पड़ेगा और तब जाकर के एक अच्छे माहौल का निर्माण हो पाएगा, जहां पर महिलाएं, जिन्हें आप डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उनके नेतृत्व की बात कर रहे हैं, उनको अग्रणी बनाने की बात कर रहे हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने कहा है कि हम ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जहां महिलाओं का नेतृत्व होगा, ठीक है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में जो हिंसाएं हो रही हैं उनके खिलाफ उस पर रोक नहीं लग पा रही है। इस बात से सरकार चिंतित है। उन्होंने समय के अनुसार यह कहा है कि जो अत्याचार महिलाओं के खिलाफ हुए हैं इनके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाए, ताकि परिणाम जो भी मतलब हो उसका डर हो लोगों के मन में। अगर कोई गलती करे तो उसको इस बात का भय हो कि हमें यह पनिशमेंट मिलेगा, और निश्चित तौर पर ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने यह भी अपने भाषण में सार्वजनिक मतलब तौर पे भाषण देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे अपराध जिन्होंने भी किए हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि डर का होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल सही है, अगर अपराधियों के मन में इस डर का घर बन जाए या अपराधी इस बात से डरने लग जाएं कि अगर हम यह अपराध करेंगे तो इसकी यह सज़ा पक्की होनी है, वहाँ पर उन्हें कोई बचाने वाला ना मिले और वहाँ पर पॉलिसीज़ हमारी जो हैं वो फेल ना हो, दंड के विधान प्रावधान लचर व्यवस्था में ना चले जाएं। अगर ऐसे 2 अपराधियों को भी सज़ा दे दी जाए सार्वजनिक तौर पर, देखिए अगर अपराधों में कमी ना आ जाए तो बताइए। समस्या वहीं से होती है जब ऐसे अपराधी ऐसी घटना करने के बाद भी बच जाते हैं, और यह तो एक ऐसी घटना जो इतनी हाईलाइट हो गई है। ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जिन पर हमारी नज़र ही नहीं जाती, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते। तो ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं, ज़रूरी नहीं कि जब हाईलाइट हों तभी उन पर बात की जाए या उन पर निवारण की सोची जाए। उन पर पहले से भी योजनाएं बननी चाहिए और दंड का विधान कठोरतम होना चाहिए, तब तो शायद ऐसी चीज़ों को रोका जा सकता है। अगले भाषण के मुद्दे में मोदी जी ने जो है वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की बात करी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वो सारी कंपनियां जो हमारे देश में निवेश करने की इच्छा रखती हैं वो आएँ, उनका स्वागत है, और उनके लिए सरकार जो है वो जितनी भी बेहतर नीतियां हो सकेंगी वो ऐसे विनिर्माण में हमारे सहायक बने, वो यहाँ पर आएँ। उनके लिए हम सुनहरा अवसर उनको दे रहे हैं कि वो आएँ, और उनके लिए आकर्षित करने के लिए हम ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे कि उनका लाभ हो सके। एक तरीके से उन्होंने बुलाया है विदेशी कंपनियों को और उनको एक टैगलाइन देते हुए कहा है कि डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड। तो मोदी जी ने कहा है कि आप भारत में आके निवेश करिए और यहाँ पे उत्पादित जो वस्तु है, जो विनिर्मित वस्तु है, उसको पूरे विश्व के लिए भेजिए। क्यों भारत में आए? ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा है हमारी पॉलिसीज़ बहुत कन्वीनियंट है, साथ में आप आएंगे तो आपको एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बता करके निवेशकों को भारत में आने के लिए आमंत्रण दिया है अपने इस अभिभाषण के द्वारा। अगर हम लोग बात करें 10वीं जो ज़रूरी बात मोदी जी के भाषण में रही, वो रहा कौशल भारत कार्यक्रम। मोदी जी ने कौशल विकास पर जोर देते हुए कहा है कि जो स्किल इंडिया है उस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और वैसे भी ये बहुत ज़रूरी बात है, वर्तमान भारत में हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हम बहुत परंपरागत शिक्षा की तरफ काम करते हैं और जिसका नौकरी पाने के बाद बहुत कम योगदान रह जाता है। इस शिक्षा पद्धति को निश्चित तौर पर बदलना चाहिए। हमारे देश के जो युवा हैं, जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब 15 वर्षों से 59 वर्षों के बीच में लोग सर्वाधिक हैं पूरे विश्व में,
सबसे नौजवान देशों में से हम एक हैं और वहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। केवल यही कारण है कि हमारे देश में रोजगार के लिए स्किल नहीं सिखाई जाती, बल्कि हम परंपरागत शिक्षा पर काम करते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत प्रशंसनीय कदम है सरकार का कि अगर स्किल इंडिया को ठीक तरीके से लागू किया जाए और हमारे देश के युवक जो हैं उन्हें होनहार बना दिया जाए, किसी न किसी काम में पारंगत बना दिया जाए, ताकि नौकरी के ही पीछे पूरा देश न भाग रहा हो और भारत में वर्तमान ऐसी स्थितियां ना बने कि लोग टेट, सीटेट, बीएड करके परीक्षाओं के लिए 5-5 वर्ष का इंतज़ार करें, क्योंकि उनके पास कोई और स्किल तो है नहीं, तो वो इसी सरकारी नौकरी को ही महान मानते हुए उसकी तरफ जुटे रहें। देश का भी नुकसान है, हमारी संसाधन का भी नुकसान है और निराश नागरिक भी कहीं ना कहीं सरकार के योजनाओं पर संदेह करने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर स्किल इंडिया कार्यक्रम को अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये बेहतर होगा। इसके लिए मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल की टैगलाइन यूज़ करी हुई है और उन्होंने कहा है अगर ऐसा होगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बेहतर होती चली जाएगी। आप अपने लोकल प्रोडक्ट से चीज़ों को, लोकल जो उत्पादन है वहाँ से खरीदिए, अपने देश की वस्तु खरीदिए और उससे प्रयोग करिए। 11वीं जो ज़रूरी बात हुई वो उन्होंने भारत का एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2036 में भारत ऐसी स्थिति बनाएगा जिससे कि भारत जो है वो ओलंपिक को होस्ट करे। मोदी जी ने कहा है कि हम लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है, भविष्य में जो मेज़बान आयोग जो है, भविष्य में जहाँ पे ओलंपिक होगा उसका जो मेज़बान आयोग है उससे चर्चा हो रही है। भारतीय ओलंपिक संघ ने जो चर्चा करी हुई है उसके तहत हम तैयार हो रहे हैं 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करने के लिए। मोदी जी ने तर्क देते हुए यह भी कहा कि अब तो भारत कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर खिलाड़ियों की कोई कमी है। भारत हमेशा से ही खेलों में आगे रहा है। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिन पर भारत के लोग ध्यान नहीं देते थे, अब उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और अभी पेरिस ओलंपिक में आपने देखा बहुत सारे युवाओं ने जो है भारत का परचम बुलंद किया है। तो भारत के पास अब यह भी तर्क है कि भारत ओलंपिक की मेज़बानी जो है वह आसानी से मांग सकता है और हम उसके लिए प्रयासरत हैं, ऐसे सरकार का कहना है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से हम सभी खिलाड़ियों और सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं और साथ ही में आने वाले दिन में भारत में एक बड़ा दल जो है वो कहाँ जाने वाला है, वो जाने वाला है पेरिस ओलंपिक में फिर से खेल के लिए। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और 2036 में ओलंपिक को होस्ट करने के लिए प्रयासरत हूं। तो इस तरीके से मोदी जी ने जो है वह अपने भाषण में इस बात को भी शामिल किया। ये कुछ अंश थे 2024 के प्रधानमंत्री जी के भाषण से, जिसकी थीम इस स्वतंत्रता दिवस की विकसित भारत थी। तो इस प्रकार से मोदी जी ने जो भी भाषण वहाँ से सरकार या देश के मुखिया के तौर पर उन्होंने दिया, उसका जो अंश ज़रूरी था आपकी परीक्षाओं के लिए वो यहाँ पर दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों तक इसे भेज सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप YouTube पर TCS पाठशाला या टेलीग्राम पर TCS पाठशाला या इंस्टाग्राम पर TCS पाठशाला सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ऐसे और भी मुद्दे होंगे वो लेकर के हम आपके सामने क्लियर कट इन्फो में आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।